Morning, everyone. So let us begin. Forensic auditing, forensic accounting. यहाँ पे देखो ये forensic auditing बोलो या forensic accounting बोलो are all the same terms. ठीक है, तो यहाँ पे interchangeably कहीं पे ये लोग forensic accounting बोलते हैं, auditing बोलते हैं, you need not be confused. तो इसको हम पहले से यूज कर सकते हैं. तो forensic accounting already since you are doing internship तो सबको पता होगा what is forensic accounting. जो भी बेसिक पता होगा एकदम डिटेल में सब कुछ चेक करना, एकदम डिटेल में चेक करने को इन्वेस्टिगेशन का है. ठीक है, बट लेकिन जब हमें लगता है वहां पे फ्रॉड हो सकता है और उसके ऊपर हम स्पेसिफिकली इन्वेस्टिगेट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, फॉरेंसिक. तो देखो ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, तो एकदम क्या होता है, डिटेल. बट लेकिन बाद में फ्रॉड फॉरेंसिक होता है जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफाइंग द fraud. तो उसे हम क्या कह देंगे, forensic. So the individual number of fraudulent activities and ambiguous financial activities have been accelerating over the years. Consequently, businesses are exposed to the risk fraudulent activities, which are all of the recent corporate accounting scandals. Forensic accounting is a growth industry. Forensic accounting is needed to detect fraud, crimes, and corruption in the companies. Forensic means suitable for use in the court of law. तो फॉरेंसिक है ना, आजकल मतलब इट इज अ वेरी ग्रोइंग फील्ड, क्योंकि है ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं. बहुत सारी कंपनीज ने इन हाउस अपनी फॉरेंसिक टीम बनाना चालू कर दिया है. और वहां पे वो लोग फॉरेंसिक टीम क्यों बना रहे हैं, जस्ट सो दैट छोटे छोटे फ्लॉज सामने आए. फॉर एग्जाम्पल मैंने बीच में तुमको एक एग्जाम्पल भी दिया था, एक रियल कंपनी का एग्जाम्पल है. कोविड के वक्त क्या था कि सोशल डिस्टेंसिंग वाले सारे नॉर्म्स आ गए थे, बट लेकिन कोविड मतलब जैसे आपने लॉकडाउन चला गया, ऑफिस नॉर्मलाइज हुई, बट लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग होता रहा. तो एक एमएनसी थी, जो लोग पहले क्या करते थे, अपने एम्प्लॉयज को मील प्लान देते थे. तो मील प्लान उनके परचेजेस में, अलाउंसेस में आ जाता था. तो अपने एम्प्लॉयज को है ना कुछ दी जाती थी. तो वो अपने एम्प्लॉयज को के सिर्फ 1600 क्लासेस होते हैं, वैसे क्लासेस के तरह कूपन दी जाती थी कि ब्रेकफास्ट कूपन, स्नैक्स कूपन, लंच कूपन, डिनर कूपन. वैसे उनको कूपन दी जाती थी. अब उसके ऊपर कुछ अमाउंट नहीं लिखा हुआ. बट लेकिन यहाँ पे ना कैंटीन जिसको आउटसोर्स किया गया था, कंपनी उसको पेमेंट करता था. तो एक ब्रेकफास्ट का कूपन वाज वर्थ ₹30, वन स्नैक्स का कूपन वाज वर्थ ₹30, वन लंच वाज वर्थ ₹90, एंड वन डिनर वाज आल्सो वर्थ ₹90. तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ वो जो अभी ठीक है, मैं इससे ज्यादा देखो चिल्ला नहीं पाऊंगा, आई एम नॉट वेरी, कि मेरा आवाज निकल नहीं पाएगा, वरना इससे ज्यादा निकला तो मैं शायद आधे घंटे में ही बोलना बंद कर दूंगा. सो चाहिए तो तुम लोग चाहिए तो थोड़े आगे आगे. तो जैसे कि एकदम एकदम मस्त वाइट शर्ट पहन के तैयार है, तो सच बता. ऐसा ऐसा बस ऐसा रहेगा. अच्छा हाँ, तो बोल रहा तो ऐसा है. तैयार है क्या, तो पीछे तो रेड, साइड में देख रेड रोज भी निकलेगा. इधर इधर थोड़ा घुमाओ कैमरा के ऊपर, इधर भी थोड़ी अरे ये एकदम मस्त, एकदम तैयार हो गया है, एकदम एकदम फ्रेश. ये भी होगा एकदम. तो चलो ये सब बात, सो कमिंग बैक टू दिस. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो अब यहाँ पे कंपनी क्या कर रही थी कि अपने एम्प्लॉयज को तो फ्री अलाउंस नहीं, पर जो कैंटीन था उस बंदे को, उन लोगों ने क्या बोला था कि जितने तेरे पास कूपन होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ वो कूपन लेके आओ, और इसके बेसिस पे फिर वो क्या करेंगे, पे करेंगे. अब कोविड आया, अब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कंपनी ने खुद बोला कि भाई अभी ये कैंटीन की सर्विस थोड़े टाइम के लिए अपन क्रॉस कर दो.
पर कैंटीन वाले बंदे को भी बोला कि तुम क्या करो, यहाँ पे वेंडिंग मशीन लगा दो। अब वेंडिंग मशीन में तो सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगा। और काफी सारे वेंडिंग मशीन अच्छे आए थे जिसमें समोसा होते थे या सैंडविचेस होती थी। ऐसी सारी चीजें भी होती थी जो पब्लिक स्नैक्स और सबके ले सके, डिनर और लंच नहीं होता। तो वहां पे ये सारे वेंडिंग मशीन लगाए। अब प्रॉब्लम क्या होता था कि वेंडिंग मशीन के लिए ना कॉइन्स, ठीक है, अब कॉइन्स के लिए एम्प्लॉइज के पास तो कॉइन नहीं होंगे, तो एम्प्लॉय क्या करता था, जो अपने पास कूपन होती थी वही कूपन जाके कहाँ पे दे देता था, कैंटीन वाले को। और कैंटीन वाले को बोलता था भाई कॉइन्स दे दे इसको, जो भी वेंडिंग मशीन के। अब वो सब अड्रेस से एक लेस का पैकेट निकाला या एक 10 रुपए का समोसा निकाला, तो भी वो क्या करता था, एक ब्रेकफास्ट के कूपन दे देता था और उसको एक कॉइन दे देता था। अब वो एम्प्लॉय को तो पैसा का कोई वैल्यू ही नहीं था ना, बस एम्प्लॉय को तो बोला ही नहीं गया था कि ये कूपन कितने रुपए की। एम्प्लॉय को क्या बोला कि जब कैंटीन जाता है तो वहां पे ब्रेकफास्ट पे एक प्लेट रोटी खाता है तो सिर्फ कूपन दे। तो एम्प्लॉय के दिमाग में मनी वॉज नॉट है। तो एम्प्लॉय ने बोला ठीक है चलो वेंडिंग मशीन से एक समोसा खाना है तो ये ले मेरा कूपन और मेरे को पॉइंट्स दे देंगे। पर एक समोसा कितने का था, 10 रुपए। तो एक लेस का पैकेट कितने का था, 10 रुपए। पर अब वो कंपनी से अभी भी कितना क्लेम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये चीज के लिए जो पर्सन इंचार्ज था कंपनी के अंदर, वो भी क्या कर रहा था, यहाँ कैसे क्या कर रहा था, सारे लोगों के पास से बिल पास कर रहा था। मतलब वहां पे तो जो कैंटीन वाला था तो वो डेफिनेटली डूइंग तो लेकिन कंपनी का अंदर का बंदा था जो ये सारी चीजें अप्रूव करता है, वो बंदा भी क्या कर रहा था यहाँ पे, वो बंदा भी यहाँ पे क्या कर रहा था, इसमें इन्वॉल्व था। तो दे मेड द फॉरेंसिक टीम, ये एमएनसी which did not have their own forensic से in-house टीम, ठीक है। हमेशा जब भी कुछ होता था बाहर से टीम होती थी, पहली बार वो लोग ने in-house टीम बनाई। दे हायर्ड अराउंड 4 पीपल, ठीक है, एक सीनियर और उसके नीचे 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को हायर किया। वो लोग का ऐसा समझो ना, साल भर का सबका सैलरी मिला के 2 या 3 करोड़ रुपए होता है, 4 लोग का मिला के। पर लेकिन ये एक छोटा सा फ्रॉड वो लोग ने जो आइडेंटिफाई किया ना, उसी में उन्होंने 4.5 5 करोड़ का फ्रॉड किया। तो समवेयर यहाँ पे अब बहुत सारी एजेंसीज ने क्या चालू कर दिया है, रादर देन बी यूजिंग फॉरेंसिक ऑडिट एज पोस्टमार्टम, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरव्यू। मतलब फॉरेंसिक अब तक कैसा होता था, इट वाज अ पोस्टमार्टम प्रैक्टिस, कि फ्रॉड हो गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, अब तहकीकात करो कि क्यों हुआ। बट नाउ रादर फॉरेंसिक अब साथ ही साथ कैसे होने लगा है, तो वहां पे हम फ्रॉड होने ना दें। तो अब जो मार्केट में यूज हो रहा है कंपेरेटिवली फॉरेंसिक चेंज हो चुका है। तो फॉरेंसिक में अगर हम देखें तो ये डिराइव हुआ था कौन से वर्ड से, लैटिन से, दैट इज ऑन और बिफोर द फेल। मतलब उन्होंने काफी बार यहाँ पे सुना, सीआईडी और सब में सुना रहेगा, सालून के आता था, ठीक है, फॉरेंसिक लैब में जाएगा। अब वो जो होता था वही कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाते थे कि देखो फॉरेंसिक लैब में प्रूव हुआ है कि इसी का फिंगरप्रिंट था, फॉरेंसिक लैब में प्रूव हुआ है यही मर्डर वेपन था। तो उसी से टर्म डिराइव हुआ ऑन और बिफोर द फोरम, जो कोर्ट ऑफ लॉ में बता के प्रूव कर सके कि इसी की वजह से कुछ गलत हुआ। तो वहां से क्या टर्म डिराइव हुआ, फॉरेंसिक। तो रिलेटिंग टू who used in or appropriate for the court of law or public discussion, relating to the use of science or technology in the investigation and establishment of facts or evidence in court of forensic accounting, integration of accounting, auditing, and this case is specialty known as, it is the study and interpretation of, it is the application of the accounting methods to tracking and connection of the forensic. Right? So give us 1 or 2 minutes.
सो एवरीवन कमिंग बैक टू दिस। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे थे, व्हाट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग? इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स। तो हम तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, अकाउंटिंग की स्किल्स, ऑडिटिंग की एंड एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिव। अब अकाउंटिंग की क्यों चाहिए? काफी बार अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रॉड हुआ रहेगा, मैनिपुलेशन हुआ रहेगा इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो हमारे पास अकाउंटिंग की भी स्किल्स होनी चाहिए, ऑडिटिंग तो हमें करना ही है, और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेटिव, क्योंकि हमें यहाँ पे इन डेप्थ एग्जामिनेशन करना है, तो यहाँ पे हमें कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। तो उसकी रियल स्पेशलिटी नोन एज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। So it is a study and interpretation of the accounting evidence. It is tracking it application. Sorry, it is an application of accounting methods to tracking and collection of forensic evidence. ठीक है, बुक डेफिनेशन और सारी चीज को आना कर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है रेड फ्लैग। सी रेड फ्लैग मतलब क्या? ठीक है, मतलब आजकल तो रेड फ्लैग बहुत सारा अलग चीजों के लिए फेमस हो गया, बट रेड फ्लैग इज नथिंग बट व्हाट आर इम्पेंडिंग डेंजर, कि भाई यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। तो रेड फ्लैग्स आर नथिंग बट द इंडिकेटर्स वार्निंग ऑफ द इम्पेंडिंग डेंजर और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो यहाँ पे अलग अलग रेड फ्लैग्स हो सकते हैं कि हमें कब लगेगा फ्रॉड हो सकता है। सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रेड फ्लैग। ठीक है, कंपनी फॉर एग्जाम्पल कंसिस्टेंटली क्या कर रही थी, प्रॉफिट्स कर रही थी, सॉरी लॉसेस कर रही थी, अचानक से वो हमें क्या दिखने लगा है? फॉर एग्जाम्पल कंपनी का आईपीओ आ रहा है ना, तो अचानक से हमें क्या दिखने लगा वहाँ पे? प्रॉफिट। हमें एक रेड फ्लैग लग रहा है कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से नेक्स्ट हमारा क्या है? सेकंड, अकाउंटिंग सिस्टम रेड फ्लैग। तो हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल है, उसमें हमें रेड फ्लैग लग रहा है। और लास्ट ऑपरेशनल रेड फ्लैग्स, एंड लास्ट आता है बिहेवियर रेड फ्लैग्स। तो चार रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। पहला क्या है? फाइनेंशियल। सेकेंड हमारा क्या है? अकाउंटिंग। थर्ड क्या है? ऑपरेशनल। एंड फोर्थ हमारे क्या है? बिहेवियर। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द ऑडिटिंग? ठीक है, वापस एक बार इस डिस्टिंग्विश को भी इम्पोर्टेंट ना करें। तो अब देखो मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आ गए, दिस इज द लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन दैट वी आर डूइंग। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक आई मेंशन टाइम एंड अगेन एवरी टाइम वी हैव डन नाउ डिस्टिंग्विश के एवरी ऑल्टरनेट अटैम्प्ट आईसीआई भी डिस्टिंग्विश पूछता है। अगर तुम्हें ये कॉलम बाय कॉलम बना के लिखना आता है, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अ लॉट ऑफ टाइम्स आंसर के मन नहीं आता है कॉलम बाय कॉलम बना के, तो तुम पैराग्राफ बाय पैराग्राफ लिख सकते हो। एक पैराग्राफ में तुम्हें पूरा फॉरेंसिक ऑडिट समझाया, एक पैराग्राफ में तुम्हें पूरा क्या समझाया, और वो भी चलेगा। तुम काफी बार आईसीआई के आंसर देखोगे, जैसे कि अगर समझो, बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड क्वालिफिकेशन। तो अगर तुम जाके देखोगे 706 में, वो लोग ने खुद ने भी क्या किया है, कॉलम बाय कॉलम ना बना के कैसे दिया हुआ पैराग्राफ। तो आईसीआई भी काफी बार पैराग्राफ लिखता है कि व्हेन यू थिंक यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई पॉइंट्स सामने सामने, तो पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो अब फॉरेंसिक और इसमें डिफरेंस क्या है? एक फॉरेंसिक में हम क्या ढूंढना चाहते हैं, बट लेकिन वहां पे इन केस ऑफ ऑडिट पर हम सब क्या देखना चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमारा आ जाता है नेचर। तो नाउ दिस इज अ रिस्पॉन्स टू फॉर सो नेचर अगर हम देख लें, तो दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द इवेंट, मतलब फ्रॉड होने के बाद हम वहां पे करते हैं। यूजुअली दिस इज नॉर्मली मैंडेटरी, कंपनीज ऑडिट पे करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, पर लेकिन मैं क्यों मैंडेटरी बोल रहा हूँ, कि क्यों यूजुअली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनीज के लिए मैंडेटरी। आगे बैठ जाओ, आगे बैठ जाओ, नहीं करूँ। सो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन केस ऑफ
फ्रॉड अगर हम लोग बात करें, सॉरी फॉरेंसिक की बात करें, तो इट इज रिस्पॉन्स टू एन इवेंट, बट लेकिन यहाँ पे इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, बट इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज। हर एक के लिए मैंडेटरी नहीं है, तो काफी बार ऑडिट भी वॉलेंटरीली हो सकता है। पर्पस यहाँ पे हम देखें तो फॉरेंसिक में हम लोग कोई ना कोई फैक्ट फाइंड करना चाहते हैं, पर जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कोई ना हमें क्या देना है, रीजनेबल अश्योरेंस। ये जो रिपोर्ट है ऑडिट का जाता है मेंबर्स को और सबको, पर लेकिन ये हमारा जो रिपोर्ट है वो जाएगा काफी बार कोर्ट ऑफ लॉ। पर लेकिन वंस अगेन, सिर्फ कोर्ट ऑफ लॉ में जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुमको स्टार्टिंग में वो जो इंट्रोडक्शन दिया ना, वो इंट्रोडक्शन क्यों दिया, कि ये जो लोग ने चैप्टर दिया है ना, वो लोग ने सिर्फ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। अब आज के डेट में फॉरेंसिक ऑडिट से हो रहा है क्या, नहीं। तो हमेशा तुम्हारा जो रिपोर्ट है क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। जैसे कि मैंने वो एमएनसी का एग्जांपल दिया, क्या वो लोग कोर्ट ऑफ लॉ में गए क्या, नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ओपिनियन देना वेदर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फिर यहाँ पे हमें फैक्ट्स को डिस्कवर करना है। यहाँ पे फोकस है ना ऑडिट में बहुत जनरल होता है, बिकॉज मेरे को पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना है, प्रोसीजर्स लगाने हैं। पर लेकिन फॉरेंसिक में मेरा जो स्कोप है, फोकस है, वो बहुत नैरो रहेगा। मैं एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर मेरा फोकस करना है। यहाँ पे फोकस टेस्टिंग टू कंफर्म सस्पिशन। तो फोकस टेस्टिंग मतलब एक ही चीजें के ऊपर डिटेल में चेक करें। और यहाँ पे कंट्रोल टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। देखो कंट्रोल टेस्ट मतलब इंश्योर, वो लोग बोले टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी लगाने पड़ेंगे, और क्या लगाने पड़ेंगे, टेस्ट ऑफ डिटेल्स। स्किल्स के लिए ये लोग बोल रहे हैं स्क्रूटिनी, एनालिसिस, फैक्ट फाइंडिंग, सारी चीजें आनी चाहिए। यहाँ पे टेस्टिंग, चेकिंग, एनालिसिस, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे ना स्क्रूटिनी, एनालिसिस और सारी चीजें, फैक्ट फाइंडिंग वाली चीजें नहीं लिखने वाले में, क्योंकि वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाते। प्रिजम्पशन, जब हम लोग ऑडिट करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखते हैं, ड्यू क्या करते हैं, मतलब हम अलर्ट रहते हैं। और यहाँ पे हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आउटकम में यहाँ पे देखोगे तो आउटकम क्या है, प्रेजेंट एविडेंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ। यहाँ पे हमारा आउटकम क्या है, लास्टली हमारा ऑडिट टेक्निक्स, इन्वेस्टिगेशन, सब्सटेंटिव इन डेप्थ। यहाँ पे हमारा क्या होता है, सब्सटेंटिव कंप्लेंट्स टेस्टिंग। पीरियड कोई स्पेसिफिक नहीं है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। यहाँ पे एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है। स्टॉक वेरिफिकेशन, एस्टिमेशन, वैल्यूएशन ऑफ असेट। ये लोग ने बोला है भाई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन हमें करना पड़ेगा अगर हमें लगा कुछ प्रॉब्लम है। और ऑडिट में ये लोग ने लिखा है रिलाइज ऑन द मैनेजमेंट सर्टिफिकेट, तो ये सही नहीं है। क्या हम सब मैनेजमेंट के सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाई करते हैं क्या, तो वहाँ पर एक बार बुक में ऐड कर दो, फिर साथ में ऐसे फाइल्स भी लगाते स्टॉक में। Off balance sheet items, proprietary of the transaction contracts are with approval are examined. Proprietary मतलब क्या है? याद करो, ये गवर्नमेंट ऑडिट में अपने बना था पीएसयू में। व्हाट इज प्रोप्राइटरी, इन द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे एजुकेशन क्लासेस में, फॉर एग्जांपल इफ आई एम मैनेजिंग फॉर एग्जांपल आपके कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे समझो लाइट्स बिगड़ गई, या समझो फॉर एग्जांपल कुछ पानी लीकेज हो गया, तो प्रिंट कलर करवाना। अब मैंने इतना सा क्लासरूम कलर करवाने के लिए 5 लाख का खर्चा करवा, मैं तो बताऊँ कि प्रोपराइटरी है कि इम्प्रोपराइटरी, इम्प्रोपराइटरी, राइट। तो यहाँ पे इन केस ऑफ ऑडिट हम ये सब कुछ ज्यादा चेक नहीं करते। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते हैं। पर फॉरेंसिक में हम प्रोपराइटरी ट्रांजैक्शन भी देखेंगे कि भाई यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस किए गए हैं वेदर इट इज इंटरेस्ट अगर। फिर अगर एडवर्स फाइंडिंग हुआ इन केस ऑफ ऑडिट, हम अपना ओपिनियन क्या कर देंगे, इन केस ऑफ फॉरेंसिक हम क्या करेंगे, लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या किया जाएगा, लीगल केस। यहाँ पे हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। यहाँ पे हमें क्या करना रहना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट। अब एक फॉरेंसिक प्रोफेशनल की बात करें, तो प्रोफेशनल को क्या करना पड़ेगा, फॉरेंसिक प्रोफेशनल इज टू सर्व करो।
वह फॉरेंसिक प्रोफेशनल है, उससे डाटा जो भी डेटा है उसे एनालाइज करना पड़ेगा, इंटरप्रेट एंड समराइज। उसे सिर्फ नंबर्स जो हम लोग ऑडिटर्स देखते हैं सिर्फ बोल के देखना चाहिए। फॉरेंसिक ऑडिटर्स के पास अच्छी खासी टेक्निक्स होनी चाहिए, उसके पास इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स होने चाहिए, उसे लीगल फ्रेमवर्क भी आना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें कोर्ट ऑफ लॉ में ले जाना पड़ेगा काफी बार। तो प्रोफेशनल accountants need to have understanding on various frauds that been carried out and how that is to be. अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो, आर एंगेज बाय इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, पुलिस फोर्सेज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, छोटा सा पॉइंट जो लोग ने वहाँ पे एमसीक्यू भी पूछा हुआ है, पॉइंट नंबर 5 से पार कर दो। अब फॉरेंसिक अकाउंटिंग की सर्विसेज हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और काफी बार हमें लगता है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड हो, बहुत सारी चीजों के लिए होती है फॉरेंसिक सर्विसेज। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेशन जो तुम सबको पता है। सेकेंड आता है फंड डाइवर्जन, एसेट ट्रेसिंग। देखो ये ना मार्केट में आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है। तुम लोगों ने ना काफी सारे एग्जाम्पल सुने लेंगे, फॉर एग्जाम्पल पता है बाईजूस में बीच में बहुत सारी कंपनी अक्वायर की थी, बाईजूस में खुद में बहुत फंडिंग है, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, और बाईजूस ने खुद मिलियंस ऑफ डॉलर कहीं और क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है बाईजूस में, वो बाईजूस बोलेगा भाई मेरा, मतलब वो इन्वेस्टर बोलेगा मेरा पैसा ट्रेस करो, मेरा पैसा जा किधर रहा है, मैंने पैसा डाला था बाईजूस में, अब बाईजूस मेरा ही पैसा कोई और कंपनी में डालता है, तो मैंने तो किसका रेवेन्यू मॉडल देखा था, बाईजूस का। पर मेरा पैसा तो वो रेवेन्यू मॉडल चल ही नहीं रहा, जा ही नहीं रहा, मेरा पैसा तो डाइवर्ट होकर कहीं और जा रहा है, कहीं सही है क्या। तो यहाँ पे असेट ट्रेसिंग के लिए भाई वहाँ पे अपॉइंट किया था। फॉर एग्जाम्पल इन्फो एज करके कंपनी, पता है कौन है इन्फो एज? इंडिया की एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, तुम टीसीएस, इन्फोसिस और सब में इन्वेस्ट करते हो। इन्फो एज इज अ लिस्टेड कंपनी व्हिच हैज गिवन एक्सीलेंट रिटर्न्स, इसलिए इसके बारे में रिसर्च करना। कौन है बताइए, नकली डॉक्टर, पॉलिसी बाजार डॉक्टर। जोमेटो का सबसे बड़ा इन्वेस्टर इन्फो एज। इनफैक्ट दीपेंद्र गोयल ने जब जोमेटो बनाई ना, इन्फो एज वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल दीपेंद्र गोयल कि हमको जरा जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा लगा, किसी दिन पैसे की जरूरत हो तो पहला कॉल हमको करना। फर्स्ट फंड दैट फॉर इन्फोसिस वाज ओनली फॉर 2.5 करोड़। फिर आगे 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 बढ़ा, इवेंचुअली जब जोमेटो लिस्ट हुआ तब इन्फो एज ने 2.5 करोड़ के बाद और भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए थे। और इन्फो एज ने अपना फाइनल इन्वेस्टमेंट जोमेटो में कितना में बेचा था, प्री लिस्टिंग 750 करोड़। तो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया में, आईटी आया ना उसके पहले उन्हें दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि आईटी इंडस्ट्री कहाँ पे जा सकती है, कहाँ पे वेबसाइट जा सकती है। अब उन्होंने मैजिक ब्रिक्स करके तुम लोग को बताने का एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम लोग रियल एस्टेट एक्वायर कर सकते हैं सर, 50 करोड़ में अप्लाई। तो लेकिन विद इन ईयर 2 इयर्स उसको पूरा 250 करोड़ को राइट ऑफ कर दिया, ये बोलते कि भाई इसका तो गुडविल हमको कुछ काम ही नहीं लगा, इससे तो हमारा कोई बिजनेस ही नहीं होगा, कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो अब जो इन्वेस्टर्स है जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, वो बोलेंगे भाई पैसा किधर गया, बेटा कहता है 250 करोड़ तो किधर डाला जाएगा, मैजिक रिस्क खरीदने के लिए, तो बोलो ये पूरा राइट ऑफ। तो भाई एग्जैक्टली पैसा का हो क्या रहा है, तो इसके लिए अगर चाहे तो क्या करवाया जा सकता है, फॉरेंसिक। तो वहां पे पैसे को कहाँ पे कैसे रूट किया जाएगा, तुम काफी बार पढ़ते हो, जैसे कि अदानी के ऊपर वहां पे आया था कि शेल कमीज बना के पैसा रूट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें लग रहा है फंड डाइवर्ट हो रहा है या फंड कहीं और गया है तो उसके लिए फॉरेंसिक। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ये सबको समझता है, व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, अवॉइड करना, लाइसेंस यूज या टैक्स इवेजन हो रहा है उसके लिए हम लोग करवा सकते हैं। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, अदानी के केस में वापस वही था कि वो शेयर और दूसरी साइड उसके बाइक के नाम, तो इट वाज सम रिलेटेड पार्टीज। फिर बाद में वैल्यूएशन, एस्टिमेशन ऑफ लॉस, डैमेज, वो इंश्योरेंस कवरेज सब आधा कर सकते हैं।
तो भाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर केस में कितना लॉस हुआ, सो एक पूरी शिप है, फॉर एग्जाम्पल शिप में जितनी भी सारी लग्जरीज गाड़ी थी, सारी लग्जरीज गाड़ी के लेके शिप डूब गई। बीच में अगर तुमने सुना रहेगा, आज से 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, जितनी भी लग्जरियस गाड़ी है की थी, वो सबके लेके पूरे कंटेनर आई थी, और वही पूरा जो कंटेनर था उसके ऊपर आग लगी थी। तो अब वहाँ पे कितना डैमेज हुआ, कितना पैसा भरना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें लोग को वहाँ पे अपॉइंट किया जा सकता है। Suspicious transaction under IBC. What is IBC? Insolvency and bankruptcy. तो यहाँ पे समझो फॉर एग्जांपल बैंक ये किसके लिए है कि यहाँ पे अगर किसी को डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, तो फॉर एग्जांपल कोई इंसॉल्वेंट नहीं है पर लेकिन फिर भी उसको क्या बता दिया गया है इंसॉल्वेंट, ऐसा कुछ भी है, हमें नहीं लग रहा है कि इंसॉल्वेंट है, फिर भी डाल दिया कि भाई इंसॉल्वेंट है तो उसके पास से पैसा नहीं मिलेगा, तो हमें वहां पे कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लग रहा है, तो हम क्या करवा सकते हैं से। तो यहाँ पे ये अलग अलग सर्विसेज है। तो फॉर ए जो प्रोफेशनल है उसमें अपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा, forensic professional is often फिर उसके बाद नेक्स्ट अपन बड़ा कौन का हमें एंगेज करेगा, और हमारी सर्विसेज कौन सी है, और हमारी सर्विसेज कौन सी है, इसके ऊपर भी देर शॉर्ट आफ्टर शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सर्विसेज अपने को मेमोराइज करनी है। ठीक है, तो 1 मिनट लेके एक बार सिर्फ ये सर्विसेज को रीड करो, अच्छी तो एग्जाम्पल जो तुम्हें राजमान। नेक्स्ट आता है फॉरेंसिक अकाउंटिंग प्रोसेस फॉर फॉरेंसिक अकाउंटिंग स्टार मार्क करी से। सो ये चैप्टर में या अगर फूडी प्रोजेक्ट अपना सैटरडे डिस्कशन हुआ था, ड्यू डिलिजेंस इज इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टिगेशन में बहुत कम क्वेश्चन हो दिया था, फॉरेंसिक अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में भी जो थोड़ा स्टार मार्क कर रहे हैं मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें फॉरेंसिक अकाउंटिंग चालू करना है, फॉरेंसिक ऑडिट चालू अज्यूम करो आगे फॉरेंसिक ऑडिट चालू करो, समझो हम तुम्हें जेके में अकाउंट कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुम फॉरेंसिक ऑडिट चालू करो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, क्या अंडरस्टैंड करेगा। मेरी बुक तो पहले मिलेगा मेरे को, पूछेगा सर ठीक है जेके सर क्लासेस में करवा रही हूँ को फॉरेंसिक ऑडिट या अकाउंट कर रहे हो, पर मेरे को काम क्या करना है, कौन से एरिया में आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, मेरे को कौन सी चीजों को चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिलेंगे and we will clarify and remove all doubt as to the real motive, purpose and the utility of the assignment। मतलब हमें अपॉइंट किया जा रहा है तो हमारा एग्जैक्ट काम क्या है, देखो हमें तो अलग अलग सर्विसेज के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, तो काम क्या है, टैक्स इन्वेशन चेक करना, मनी लॉन्ड्रिंग चेक करना, एसेट ट्रैकिंग चेक करना, read the client and obtain an understanding the impact of the important facts, players and the issues। फिर उसके बाद थर्ड हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट चेक करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट चेक मतलब क्या, वहाँ पे मैं कुछ रिलेटेड हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल लेट अस से मैं ही जेके श्री, मैं एज ए एम्प्लॉय यहाँ पे फॉर एग्जांपल एज ए प्रोफेशनल में पढ़ाता हूँ, अब मेरे को फॉरेंसिक ऑडिट भी करने को मिला, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा कि नहीं, यस, तो वहाँ पे देख लो कॉन्फ्लिक्ट चेक है एंड कैरी आउट अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ ए प्लान ऑफ एक्शन। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, तो फिर क्या बनाना प्लान, जैसे हम पहले पता है पहले क्या बनाती थे, एक स्ट्रैटेजी, उसके बाद हम क्या बनाते थे,
बस वैसा ही है कि पहले एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करना, फिर क्या बनाना प्लान, वापस एक प्लान। यहाँ पे अपन ने क्या किया सबसे पहले, सेकेंड क्या किया अपन ने, फिर उसके बाद, और फिर उसके बाद क्या किया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, चार चीजें की स्टेप वन में। क्या क्या चार चीजें थी, राइट किया, द क्लाइंट, फिर चेक करो। अब जब हम लोग प्लान बनाएंगे तो प्लान में हम लोग क्या करेंगे ना, एग्जैक्ट डिसाइड कर लेंगे क्या मेथड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, तो हमारी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे और ये डिसाइड हो जाएगा कि भाई हमारी मेथड्स क्या हैं। तो develop a plan by taking into account the knowledge gained by the meeting with the client with the preliminary investigation। मतलब जो भी मेरे को नॉलेज मिला अंदर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को ध्यान में रखते हुए मैं क्या बनाऊंगा अपना प्लान। और जैसे ही प्लान बनाऊंगा आई विल बी वेरी क्लियर कि ठीक है मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है और लास्टली मेरी मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो प्लान बनाते वक्त हमें क्या, किसके बेसिस के ऊपर बनाना है, नॉलेज गेन इन द preliminary stage of investigation। This will set out two things. One is my, second is my obtain the relevant evidence। तो अभी obviously मेरा काम ही क्या है यहाँ पे, एविडेंस ढूंढना। तो how to obtain evidence and by locating documents, economic information, asset, persons, another expert or proofs of occurrence of event। तो investigator must understand specific type of fraud that has been carried out and how the fraud has been committed। तो मेरे को एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किस टाइप का फ्रॉड हुआ है, कैसे फ्रॉड हुआ। एविडेंस शुड अल्टीमेटली प्रूव, मतलब मुझे एविडेंस चाहिए, पर लेकिन देखो ऑडिट में हमें एविडेंस क्या चाहिए, सफिशिएंट साइड चाहिए ये बताने की वेदर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर। यहाँ पे मेरे को एविडेंस मैं कब कहूंगा कि मेरे पास सही है, मेरे पास एविडेंस है, जब मैं तीन चीजें कंक्लूड कर पाऊंगा, किसने फ्रॉड किया, कैसे फ्रॉड किया, और कितने अमाउंट का फ्रॉड किया। किसने फ्रॉड किया, कैसे किया और कितना लॉस हुआ। तो जब मेरे को ये तीनों चीज के एविडेंस मिल जाएंगे तब जाके मैं क्या बोलूंगा मेरे पास एविडेंस है। तो अल्टीमेटली मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, आइडेंटिटी ऑफ द फ्रॉडस्टर, मैकेनिक्स ऑफ द फ्रॉड की, मतलब कैसे किया, एंड द अमाउंट ऑफ द लॉस। लेकिन तो मैं कहूंगा कि मेरे को क्या मिला, if the evidence is inconclusive or there are gaps in the chain of custody, then evidence may be challenged in the court of law and may become even inadmissible। Investigators must be alert to documents being falsified, damaged, and destroyed by the suspect। देखो ऑडिट में हम क्लाइंट को शक की निगाह से नहीं लिखते थे, यहाँ पे हमें शक की निगाहों से देखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा कि शायद डॉक्यूमेंट भी चीजें होते होंगे। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है शायद वो डिस्ट्रॉय कर दिया रहेगा, डैमेज कर दिया होगा, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है जो मेरे नजर में आया ही नहीं है, जिसको इन्होंने ऑलरेडी क्या कर दिया है। तो मेरे को एक शक वाले दिमाग के साथ जाना पड़ेगा, मैं कुछ बस सीआईडी की तरह ही जाना पड़ेगा कि कुछ को भी गड़बड़ है। तो मैं नॉर्मल ऑडिटर के तौर पर से यहाँ पे जा सकता हूँ क्या, तो जब मैं एविडेंस दूंगा तो एविडेंस यहाँ पे मेरे को परसुएसिव नहीं, मेरे को कौन सा एविडेंस से कंक्लूसिव। पर मैं कब करूंगा कंक्लूसिव है, जब अल्टीमेटली मैं तीन चीजें कर कर सकता हूँ, किसने किया मतलब आइडेंटिटी ऑफ द फर्स्ट, कैसे किया मतलब मैकेनिक्स, थर्ड कितना लॉस हुआ मतलब द लॉस। अगर वहां पे इनकंक्लूसिव लग रहा है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि एक उल्टा फ्लो निकला। तो अगर में तीन स्टेप्स पड़ेगा, क्या तीन स्टेप्स पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन में अपने क्या किया था पहले, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। दूसरा नॉलेज गेन, हम लोग क्या डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्टिव है। फिर मेरे को जो एविडेंस मिला, एविडेंस में क्या करूंगा, तीन चीजों के बेसिस के ऊपर होगा, किसने किया, कैसे किया और कितना हुआ। तो मैं कहूंगा मेरे पास क्या है एविडेंस। नेक्स्ट आई विल हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस। Okay, so now the actual analysis will be dependent on the nature of the assignment and may involve more। तो अब मेरे को क्या क्या देखना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक डैमेजेस, मतलब कितना लॉस हुआ। आई विल हैव टू समराइज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को अपॉइंट किया गया था सिर्फ रिलेटेड पार्टी के लिए, तो मेरे को जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो सारी चीजों को शायद क्या करना पड़ेगा, समराइज। आई मे हैव टू परफॉर्म। तो अगर समझ रहे हो तो उन्होंने क्या किया पता है, ये जो ऊपर वाले पॉइंट्स है
वही इन्हें भी थोड़े डाल दिए कि तुम्हें क्या क्या एनालिसिस करना पड़ेगा। नाउ दिस विल डिपेंड फॉर व्हाट ऑब्जेक्टिव यू आर अपॉइंटिंग, राइट। तो यहाँ पे देखो असेट ट्रेसिंग के लिए अपॉइंट किया गया तो तुमको ट्रेस करना पड़ेगा असेट। इनको वैल्यूएशन के लिए अपॉइंट किया गया तो तुमको वो चेक करना पड़ेगा। परफॉर्मिंग रिग्रेशन ऑफ सेंसिटिविटी एनालिसिस। रिग्रेशन तो पता नहीं तुमको 11 स्टैंडर्ड का याद होगा, सेंसिटिविटी याद होगा तुम्हें। सेंसिटिविटी कैपिटल बजटिंग हो गया जिसका, ये फिर में सबका हो गया। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि मैं एक फैक्टर को चेंज करूँ, मतलब कैश इनफ्लो को चेंज करूँ 1% से, तो मेरे एनपीवी के ऊपर कितना इम्पैक्ट आएगा। अगर ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है तो इट इज अ वेरी सेंसिटिव फैक्टर, कम इम्पैक्ट आ रहा है तो इट इज अ वेरी लेस सेंसिटिव। तो हमें वो सेंसिटिविटी फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे। जहाँ पे सेंसिटिविटी ज्यादा है तो फ्रॉड के चांसेस। यूटिलाइजिंग कंप्यूटराइज एप्लीकेशन, जैसे कि हम लोग डेटा एनालिटिक्स और सब कुछ जो यूज करते हैं, कैट्स और सब कुछ यूज करते हैं। डिजिटल ऑडिटिंग में अपन ने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े थे। यूटिलाइजिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स टू एक्सप्लेन द एनालिसिस। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, परफॉर्म किया एनालिसिस। तो पहले स्टेप में मैंने इनिशियलाइज किया, फिर डेवलप किया प्लान, फिर मैंने क्या किया, ऑब्टेन क्या किया एविडेंस, फिर मैंने परफॉर्म क्या किया एनालिसिस, और लास्टली मैं क्या करूंगा। अब मेरे को रिपोर्टिंग में क्या क्या देना पड़ेगा। फाइंडिंग्स ऑफ माय इन्वेस्टिगेशन, समरी ऑफ द एविडेंस एंड द कंक्लूजन। क्या क्या देना पड़ेगा मेरे को, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें मेरे को क्या क्या फाइंडिंग्स मिला, मेरे जो भी एविडेंस था उसका एक समरी दो, और लास्टली मेरे को क्या देना पड़ेगा, कंक्लूजन। रिपोर्ट में मेरे को और भी क्या क्या देना पड़ेगा, नेचर ऑफ द, फिर उसके बाद सर लिमिटेशन एंड स्कोप फाइंडिंग। देखो ये वाली चीज है ना, डिटेल में नीचे हमारा रिपोर्ट तो आने वाली है। जैसे हर एक उसके अपन किस रिपोर्ट के फॉर्मेट पढ़ते हैं। सो वहां पे अपने को क्या क्या देना पड़ेगा, पहले अपने को क्या देना पड़ेगा, नेचर ऑफ द असाइनमेंट, मतलब मेरे को किसके लिए अपॉइंट किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल असेट ट्रेसिंग के लिए अपॉइंट किया गया था, वैल्यूएशन के लिए गया था, रिलेटेड पार्टी के लिए गया था, व्हाट एवर। स्कोप क्या था मेरा असाइनमेंट इन्वेस्टिगेशन का, मैंने क्या क्या अप्रोचेस यूटिलाइज किया, क्या मेरे ऊपर कोई लिमिटेशन डाले गए थे। तो काफी बार है ना मेरे ऊपर लिमिटेशन डाले जा सकते हैं इन केस ऑफ फाइनेंस पर। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो कंपनी बाहर नहीं जाना देना चाहती है, बट फिर भी हमको चाहिए कि हम इन्वेस्टिगेशन करें, तो हमको इन्वेस्टिगेशन करने को बोला जाएगा विथ रिस्ट्रिक्शन टू सर्टेन थिंग्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है जिसके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कोई कॉपीराइट या एक्सवाइजेड से रिलेटेड कोई चीज है। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट अस से प्रूफ है, प्रूफ का फॉर एग्जाम्पल कोई ना कोई कॉपीराइट से रिलेटेड चीज है, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हमें ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसके वजह से शायद कोक की जो रेसिपी है वो हमें भी पता चल जाए। अब वो लोग की कोक की रेसिपी इतनी वो लोग वहां पे सिक्योर रखते हैं कि वो लोग को नहीं चाहिए कि किसी के पास है, तो वो लोग ने हमारे ऊपर थोड़े क्या डाल के रखे रहेंगे, रिस्ट्रिक्शन। तो जब रिस्ट्रिक्शन होता है ना, हमें हमारे रिपोर्ट में लिखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो अपना ऑडिट किया है वो रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से किया है, तो मेरे ऊपर इन्होंने थोड़ा तो लिमिटेशन है, तो मेरे को रिपोर्ट में लिख देना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या क्या लिमिटेशन। The report will include schedules and graphics necessary to properly support and explain the findings. The report will also discuss how the fraudster set up the fraud scheme and which controls, if any, was circumvented. Circumvented मतलब कौन से कंट्रोल्स है जिसका उल्लंघन किया गया है, कौन से कंट्रोल्स है जिस जो बराबर से नहीं चल रहे, किसी ने उस कंट्रोल्स को या तो शायद ओवरराइड किया है या तो कंफ्यूजन करके एक्सवाइजेड करके वो कंट्रोल्स को फॉलो नहीं किया है। It is also likely that investigating team will recommend improvements to the control. तो हम उनको बता सकते हैं कि देखो तुम्हारे कंट्रोल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक में जब नीरव मोदी का स्कैम, तो वहां पे कंट्रोल कौन से दिखते, मैंने बैंकिंग के वक्त उनका एक सिखाया था, याद करो स्टेशनरी की कस्टडी। अरे स्टेशनरी की कस्टडी वाला एक बार सिखाया था कि हमारे यहाँ पे सिर्फ जेपीसी की स्टेशनरी है, पुलिस के लिए कोई कंट्रोल करता है। सब जो सप्लीमेंट होती है, तुम टेस्ट पेपर पेपर और लेके जाओगे, काफी सारे स्टूडेंट्स को नोट्स भी देगी, सप्लीमेंट्री में तो ना कंट्रोल बैंक में होने चाहिए। बैंक के लेटर हेड है, अब बैंक के लेटर हेड के ऊपर ही पंजाब नेशनल बैंक के एक एम्प्लॉय ने क्या लिख के दे दिया, लेटर ऑफ कंफर्म। तो अब यहाँ पे उनके जितने भी बैंक के लेटर हेड्स है, जितने भी उनके वो स्टैम्प आते हैं, तो सारी चीजें वहां पे क्या अच्छे कस्टडी है। तो अपने सीए फॉर्म में जाओगे
तुम्हारे जब पार्टनर के भी काफी बार स्टैम्प पड़ेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। तो कोई सेफ कस्टडी में नहीं रहते, शायद काफी बार रिपोर्ट तो तुम्हारे पास वो स्टैम्प मारने का काम या तुम्हारा जो प्यून होता है ऑफिस में वो करके देता है। ठीक है, पर लेकिन विदेशों में बैंक क्या उसको ऐसे ही रखा रहेगा किसी भी प्यून के पास? नहीं, मैनेजर अपने पास रखेगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि कंट्रोल वीक है, तो हम उनको रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। फाइनली ऑडिट में है ना, रिपोर्टिंग का हमारा टाइम, हमारा प्रोसेस खत्म हो गया। हमारा काम कहाँ तक है, रिपोर्टिंग। पर लेकिन यहाँ पे हम एक स्टेप और आगे जाएंगे और हमें क्या देना पड़ेगा, कोड प्रोसीजर्स। So we'll add this components to the report formats chart we are maintaining. हाँ, सो यहाँ पे हम लोग को एविडेंस समझाने के लिए और जो भी चीज रिपोर्ट में देखनी पड़े, देखो ये सब के जो रिपोर्ट्स है ना, ड्यू डिलिजेंस, फॉरेंसिक, आर नॉट एज रिजिड एज आर ऑडिट रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग। एसआरई, एसआई, एसआरएस, वो सारे ना स्टैंडर्ड से गवर्न है। ठीक है, ये सब के रिपोर्ट्स में अभी भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि तुम और कोई एविडेंस में डालना चाहो और कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो, इट इज ओके, ऐड दैट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, इट इज अ 6 स्टेप प्रोसेस। पहला प्रोसेस में हमने क्या किया, फिर डेवलप द प्लान, फिर उसके बाद फिर एंड रिपोर्ट प्रोसेस। देख लो पहले चलिए।
सर यहाँ पे आईसीआई में क्या बनाया है, फाइस, दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड। तो फाइस 510 deals with the responsibility, शायद यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं, जरूर कर रहा था। So, the Forensic Accounting and Investigation Standard FAIS 510 deals with the responsibility of professional to issue a return report to the stakeholders. तो यहाँ पे 510 वो लोग ने पूरा फेस करके स्टैंडर्ड बनाया, जिसमें क्या हुआ है भाई, कैसे हमें देना। तो रिटर्न रिपोर्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फॉरेंसिक रिपोर्ट, तो एक रिटर्न रिपोर्ट होना चाहिए, clearly conveys that clearly and accurately based on the reliable and relevant evidence. The report should be precise and unambiguous. तो यहाँ पे फॉरेंसिक में ऑब्वियसली हमारा रिपोर्ट क्या होना चाहिए, प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस, यूजर को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देंगे, कोई अनएम्बिगुइटी में हम छोड़ेंगे नहीं। एड्रेस ही कौन होगा, तो यूजुअली डिपेंड करेगा कि हमें किसने अपॉइंट किया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ना मल्टीपल स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं कि जिसको हमें रिपोर्ट देना होता है। So the report should be addressed to the primary stakeholder and shared with the other stakeholders if required or otherwise permissible. Format, there is no format mandated by the standard. ठीक है, ऊपर अपन ने जो पढ़ा वो है, जैसे कि ड्यू डिलिजेंस और सारी चीज भी है, इसमें कोई मैंडेटेड फॉर्मेट नहीं है, बट लेकिन वो लोग ने एक रिकमेंडेशन दिया है कि दिस शुड बी देयर इन योर रिपोर्ट। The format and the content is mandated by the stakeholders or specified by the statutory or the regulatory requirement. तो जो तुम्हारे पास करवा रहा है वो सारी चीजें वो तुमको मैंडेटरी बोलेगा कि क्या होना चाहिए। But however, they have again given us the key elements जो तुम्हारे रिपोर्ट में होने ही चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल, एड्रेसी, डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट में लिखा हुआ इफ, मतलब अगर हम जो मेरे को अपॉइंट किया है एक पार्टी, अब मेरे को बोला गया है कि भाई ये रिपोर्ट सिर्फ हमको देनी है, ठीक है, बट लेकिन और जितनी भी स्टेक होल्डर्स है तो सबको ये रिपोर्ट देना है, कौन से स्टेक होल्डर है, तो वहां पे हम लिख देंगे कि ये रिपोर्ट किस किस को दिया जाए। फिर उसके बाद सेकेंडली वहां पे हम क्या लिखेंगे, हमारा जब हम लोग ने कौन से अप्रोच अंडरटेकन किए थे, फिर हमारे जो रिजल्ट है उसके एक किसके तो समरी दे दें। हम लोगों ने काफी बार शायद फिर किसी एक्सपर्ट का हेल्प यूज किया रहेगा, तो वहां पे एक्सपर्ट का काम किया रहेगा। एक्सपर्ट में सबसे ज्यादा फॉरेंसिक में हम किसका लेते हैं, एक साइबर टीम की हेल्प लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई डॉक्यूमेंट डेटिंग करना है, या फॉर एग्जाम्पल ईमेल ट्रेसिंग करना है, या फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट ये कौन सा आईपी एड्रेस और सब कुछ से हुआ था। तो काफी बार हमें कंपनी पर साइबर सिक्योरिटी वाली की हेल्प चाहिए ही रहेगी, तो हम वो एक्सपर्ट के जो भी रेफरेंसेस है वो सारी चीजें यहाँ पे डालेंगे। The fact that the assignment was conducted in accordance with facts, जैसे हम हर बार ऑडिट में लिखते हैं is in accordance with this, इस बार हम बोलेंगे in accordance with facts। The list of the supported findings are supported by the key evidence sources, और उसके बाद हमने जो assumptions यूज के लिए प्लस लिमिटेशन है, तो ऊपर मैंने तुम्हें लिमिटेशन बताया कि भाई फॉर एग्जाम्पल बोला गया है कि ये पर्टिकुलर चीज का तुम्हें एक्सेस नहीं देंगे, या टॉप लेवल मैनेजमेंट से ये बात के बारे में पूछताछ नहीं दी, या ये हमारे कॉपीराइट से यहाँ पे नहीं, या ये एक पर्टिकुलर ब्रांच हमारी सेंसिटिव है यहाँ पे नहीं, या फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कंपनी कोई हजार्डियस प्रोडक्ट्स के साथ डील कर दिया, तो बोल रहे हैं कि भाई देखो जहाँ पे हजार्डियस केमिकल रख रहे हैं वहाँ पे हम किसी को एक्सेस नहीं देते। तो जो भी है तुम्हारे ऊपर लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस डाल दो रिपोर्ट के अंदर एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द असेसमेंट। अब हमारा ये बनने के बाद हमें क्या करना चाहिए, ड्राफ्ट करना चाहिए हमारा रिपोर्ट और उसको डिस्कस डिस्कस करना चाहिए। ये सारी चीजें हम इन्होंने ऑडिट में भी तो एक बार करते ही है, ठीक है, बट लेकिन वहाँ पे इट इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेप, यहाँ पे इट इज अ मैंडेटरी स्टेप। तो where the mandate of the engagement requires discussion of the subject party prior to a summary of responses received from them shall be included in the। तो अगर समझो वहां पे मेरे अपॉइंटमेंट में लिखा है कि मेरे को मेरा फाइनल रिपोर्ट देने से पहले कुछ पार्टी है उसके उसके उसको वही वहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेट करना ही चाहिए। तो इन दैट केस उसने जो भी मेरे को मैंने उनको कम्युनिकेट किया, उनके जो रिस्पॉन्स है वो भी मेरे रिपोर्ट में लिखा। मतलब फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेट हो रहा है के ऊपर,
इन्फो एज के इन्वेस्टर्स ने बोला कि भाई तूने पैसा डाला, हम बोल के भाई मैजिक ब्रिक में गया और उसको रद्द कर दिया, तो हमारा पैसा गया किधर। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर हो रहा है? इन्फ्लुएंस। तो वहाँ पे एक पार्टी कौन है? इन्फ्लुएंस। और दूसरा पार्टी कौन है? जो हम इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा है। अब हो सकता है कि इसमें लिखा होगा कि पहले इन्फ्लुएंस के साथ एक बार कम्युनिकेट करा, पर लेकिन इन्फो एज वाले ने जो भी रिप्लाई दिया है वो हमारे रिपोर्ट में होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि इवेंचुअली इन्वेस्टर बोले कि नहीं यार, इन्फो एज ने और फॉरेंसिक ऑडिटर ने मुझे कुछ गलत कर दिया। इसलिए हम कम्युनिकेट करेंगे इन्फो एज से, दे शुड आल्सो हैव अ राइट ऑफ व्यू। पर उन्होंने जो भी रिप्लाई दिया, जो भी आप चीज बोली, वो भी मैं रिपोर्ट में क्या कर दूंगा। Further, principles of natural justice requires a discussion of observation with the subject। मतलब वही बोल रहे थे कि राइट ऑफ बीइंग हर्ड, हर एक को भाई अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। Then assumptions and limitations. Assumptions are made during the assignment having a significant bearing on the subject matter. Limitation that restrict the methodologies or procedures applied in Canada. Limitation can be in the form of lack of management support, restricted or denied access to the records, information of people due to reasons such as court orders, short timeliness. These disclaimers will be covered in the report. तो ये अपन already discuss कर दिया, limitations पर मेरे report में डाल। The report shall not express an opinion or pass judgment on the guilt or innocence। मतलब भाई हमें ना कोर्ट नहीं बनना, हमारा रिपोर्ट किधर जाने वाला? कोर्ट ऑफ लॉ में। मतलब समझ रहे हो? मतलब फॉर एग्जाम्पल वो एमएनसी में वहां पे क्या क्या हुआ मेरे को रिपोर्ट देना है। मैं सीधा यही नहीं लिख दूंगा कि कैंटीन वाला और वो जो बंदा था, जिन वो लोग दिन दोनों ने मिलकर फ्रॉड किया, वो कर देना फ्रॉस्टर। आई डोंट हैव टू डिक्लेयर देम अ फ्रॉस्टर। मेरे को तो सिर्फ वहां पे वो लोग के नाम वाम देख के सिर्फ रिपोर्ट देना है, फैक्ट देना है। वो लोग गिल्टी है कि नहीं है, वो लोग फ्रॉस्टर है कि नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तू डायरेक्टली तेरे रिपोर्ट के अंदर जजमेंट ना दे, वरना कोर्ट बोलेगा भाई तेरे को ही जजमेंट देना है, तो हम क्यों बैठे? तो यहाँ पे यू शुड नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन और पास एनी जजमेंट ऑन गिल्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी मतलब वो लोग वहाँ पे गिल्टी है कि नहीं, कि नोइंगली, मतलब whether they are guilty or not, is either a disciplinary process internal to the organization under review or judicial process depending on the specific situation। तो काफी बार ये इंटरनल भी हो सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें वो जो एक एमएनसी का एग्जांपल दिया, वो थोड़ी जुडिशियल प्रोसेस था। मतलब वो लोग थोड़ी उसमें कोर्ट ऑफ लॉ में गए थे, वो लोग तो इंटरनली उसके ऊपर प्रोसेस करके निकाल दिया। मतलब आज बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैं तुमको उसका नाम नहीं बता पा रहा हूँ, पर दो लोग को भी तो कॉन्फिडेंशियल रखना है ना। तो नाम एग्जाम किसका बिगड़ेगा? उस कंपनी का बिगड़ेगा। तो यहाँ पे इंटरनल, जो ये इंटरनल हो सकता है या तो जुडिशियल हो सकता है, जो भी है। मेरे को तो सिर्फ वहां पे एक अपना फैक्ट रिपोर्ट देके निकल जाना है और कुछ आगे करना। द रिपोर्ट कैन इन्वेस्ट highlight the circumstances and fact that may aid stakeholder decision for the principal or criminal investigation. Reporting timelines. The report should be issued within a reasonable time frame as per the professional may be required to provide as per the engagement terms which can be given to without compromising the progress of the investigation. Such interim reports are also subject to this। तो हो सकता है ना कि हमारे पास इंटरव्यू रिपोर्ट मांगे गए, हम देंगे, तो लेकिन वो इंटरव्यू रिपोर्ट के लिए भी हमें ये फॉलो तो करना है। अब इसके ऊपर मैंने स्टार मार्क किया है, नॉट दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस, पर लेकिन एक छोटा सा वो लोग ने ऐड किया है व्हिच इज एन इंडिकेटर कि फ्यूचर में शायद ये लोग क्वेश्चन में थोड़ी और चीजें डालें। सब एक साथ रीड करो। आईसीआईएस। नहीं, मैनेजमेंट से अभी तो देंगे ना, ड्राफ्ट रिपोर्ट में देंगे। लेकिन यहाँ पे डिपेंड करता है हमें किसने अपॉइंट किया। हमको कोर्ट कभी डायरेक्टली अपॉइंट थोड़ी करे।
ठीक है, मतलब हमको किसी ना किसी पार्टी में अपॉइंट किया रहेगा, समझो एक इन्वेस्टर है, उसने अपॉइंट किया था ये देखने के लिए कि इन्फोएज ने पैसा बराबर से काम में डाला है कि नहीं। अब तुमने इन्फोएज से ड्राफ्ट रिपोर्ट डिस्कस किया, फिर फाइनली तो अपना रिपोर्ट दे देगा किसको, कोर्ट को भी लेके तो देगा किसको, इन्वेस्टर को देगा। अब इन्वेस्टर ये चीज तेने जो रिपोर्ट दिया है वो लेके कोर्ट ऑफ लॉ देगा, तो तेरे को वहां पे एज अ, बोले ना एज अ विटनेस जाके आप खड़े रहना पड़ेगा कटघरे में, क्या हाँ मैंने ये रिपोर्ट बनाया है, मैंने ये सब किया है। पर लेकिन तेरे को कोर्ट में अपॉइंट नहीं किया था, तू डायरेक्टली कोर्ट में किसको भेजेगा, तो जिस पार्टी ने तेरे को अपॉइंट किया तेरे को तो अपना रिपोर्ट उसी को देना है। सब हमें रिपोर्ट जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वही इन्होंने फाइनल होगा ना, उसके बाद तो हम सिर्फ इनके जो रिस्पॉन्सेज है, हाँ हमें लगा कि नहीं कोई रिस्पॉन्सेज एडिक्वेट है, कुछ चेंज करना पड़ा तो करेंगे, अभी फाइनल रिपोर्ट भी इट विल बी बेस्ड अपॉन यहाँ पे ना थोड़े हमारे एंगेजमेंट के ऊपर हो जाएगा। हमको बोला गया नहीं ये रिपोर्ट नहीं देना है मैनेजमेंट, सिर्फ हमको ही देगा, कोई देंगे बोला जाएगा दे दे, तो भी करो सब याद। तो यहाँ पे इंश्योर इलेवंस के लिए फ्रेमवर्क बनाया, क्या है उसका फ्लेक्स, इसका क्या है, मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड, सेकंड आउटलाइन, एंड तीसरा टू इम्प्रूव। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कुछ ये तीन पॉइंट्स है, ये लोग के ऑब्जेक्टिव से समझता है क्या, पहले बोलते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन। सो सिंपल हुआ यहाँ पे ये स्टैंडर्ड से हम लोग कैसे उनको ऐसे 200 सीरीज और सब में कैसे बेसिक कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट फेज फेज में पहले समझाना चाहेंगे कि भाई टर्मिनोलॉजीज क्या है, फिर आउटलाइन इन विच दिस कंपोनेंट्स कम टुगेदर एंड इंटररिलेटेड, मतलब कैसे परफॉर्म किया जाता है, कैसे क्वालिटी और सारी चीजें मेंटेन करता है। The framework establishes structure which governs the, it comprises four components inherent to the process of forensic accounting and investigation. These components implicitly form part of the case. They are all mandatory in nature except the guidance which is recommended. तो कौन से चार पिलर्स है यहाँ पे इसके ऊपर ये फेस बनाया गया, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, की कंसेप्ट एंड स्टैंडर्ड ऑन गाइडेंस, फिलहाल के लिए गाइडेंस क्या है, रेकमेंडेशन। वापिस एक बार क्या है चार कंपोनेंट, अब वापस ये लोगों ने आगे नीचे स्टैंडर्ड्स के बारे में, ठीक है, तो मैंने इसको क्यों सारा थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, तो ये सब पढ़ के जाओ कि कौन से फोर कंपोनेंट्स के ऊपर बना हुआ है और सारी चीजें। यू नेवर नो के एमसीक्यू पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा नया टॉपिक आया है, पहले क्वेश्चन में नहीं था। द प्रोफेशनल विद द for undertaking forensic accounting and investigation assignments, the user of the FS with an indication of the quality of services। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही बनाया गया है कि उनके पास एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स हो जो वो लोग फॉलो कर सके। द रेगुलेटर्स एंड द गवर्नमेंट एजेंसीज विद एन अप्रिसिएशन ऑफ व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम सर्विसेज, मतलब वहाँ पे अगर हमारे स्टैंडर्ड्स है तो उनको भी बाकी सबको थर्ड पार्टीज को भी पता है कि हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। जैसे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स है, दे नो व्हाट वी कैन डू आउटसाइड साइड एजेंसीज आर अवेयर। Everyone guidance on the matters of implementation and the related practical issues. The standards are intended to be requiring and applying such principle to unique situations and under a member is unable to comply with the requirement of FAIRs or there is a conflict between the standard and other member, such other statutory or regulatory requirement, the fair report or other similar termination should draw attention to the material departures। ये हम स्टैंडर्ड में भी करते हैं, अगर कहीं पे भी ऐसा है कि स्टैंडर्ड में और लॉ में डिफरेंस है तो हम लॉ फॉलो करेंगे, पर लेकिन वहाँ पे देखेंगे ना कि देखेंगे कि क्या पे मटेरियल डिस्पैचेस है।
अब यहाँ पे उन लोगों ने अपने को सीरीज दे दी है कि भाई को 100 सीरीज किसके ऊपर फोकस करती है, की कंसेप्ट के ऊपर, नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फ्रॉड रिस्क, लॉस एंड रेगुलेशन, अप्लाइंग द हाइपोथेसिस। 200 सीरीज किसके ऊपर फोकस करती है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, engagement objective, acceptance and appointment, using the work of expert, engaging agencies, communication with stakeholders. 300 सीरीज प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के ऊपर फोकस करती है, 400 स्पेशलाइज एरिया के ऊपर, 500 यहाँ पे रिपोर्टिंग, 500 का एक छोटा सा पार्ट अपन ऊपर में पढ़ा था 510, एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी दैट इज 6.6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉरेंसिक। The forensic audit comparatively as compared to investigation is going to be important. Expect करो कि एक क्वेश्चन इसमें से आने के पूरे चांसेस, ठीक है, बट लेकिन सिंस द वेटेज अभी भी हर एक चैप्टर को ऑन एन एवरेज कम हो चुका है, तो शायद ये आए या भी दिस आई, वी आर नॉट श्योर, बट फॉरेंसिक के आने के चांसेस कंपैरेटिवली क्या है। सो ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, फॉरेंसिक आगे। So as of now, are you supposed to focus on the first number? देखो जिसका नवंबर 24 का एग्जाम है, आई वुड सजेस्ट कर दो। जिनका बाद का है ना, मैंने तुमको पहले भी बताया कि ये जो भी छोटी चीज है जिसके ऊपर मैंने फिलहाल तुमको बोला है कि बहुत एफर्ट्स मत डालो, तुम्हारे एग्जाम के पहले एक और छोटी सी मैं जूम मीटिंग रखूंगा जहाँ पे मैं तुमको और क्लैरिटी दूंगा। देखो इफ यू आर फॉर नवंबर 25, तो नवंबर 24, May 25, May 25, ये दोनों के अपने पास तीन तीन मटेरियल आएंगे, आरटीपी आएगा, एमटीपी आएगा, एग्जाम पेपर आएगा, 6 मटेरियल। तुम्हारे एग्जाम का अपने पास आरटीपी आएगा, एमटीपी आएगा, आने में that 8 material will give us a sufficient hint of what to do and what not to do. And उसके बाद भी it depends on how much can you take. See, audit is very overwhelming, बहुत कंटेंट है। तुम अगर अपनी देखोगे जो 3 वॉल्यूम्स है, मेरे को बताओ स्टैंडर्ड वाली जो वॉल्यूम नंबर 1 है, उसमें से तो कितनी जगह पे अपन ने आर मार्क किया रहेगा, रेयर जगह पे किया रहेगा। वॉल्यूम 3 में बहुत जगह पे किया रहेगा, वॉल्यूम 1 में 540 पेजेस में कहाँ पे आर मार्क किया है, रेयर। और अगर तुम्हें क्वेश्चन बैंक अगर उसकी याद हो, हर एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो उसमें से तुम कुछ छोड़ ही नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो 540 पेजेस रटने में सांसें फूल जाएगी। तुम्हें प्रोफेशनल एथिक्स याद हो, अराउंड 120 पेजेस था, हर एक टॉपिक के ऊपर वापस उसके ऊपर क्या था, क्वेश्चन। 540 प्लस 120, तुम इतना करोगे ना, इट विल बिकम वेरी ओवरवेलमिंग। उसके बाद वाली जो चीजें है, उसके लिए मेरा सजेशन है कि जो चैप्टर वॉल्यूम 2 है, इसके लिए मैंने तुमको क्या बना के दिया है, समरी नोट्स, सिर्फ वो फोकस करो। वॉल्यूम 3 में जो आर वाली चीज है उसको पेंडिंग रखो, बाकी चीजें कर लो, अनलेस आई कम एंड टेल यू के भाई अब ये आर नहीं रहा है, अभी एग्जाम में आ चुका है, आने के चांसेस है, तो करना। और तुमको लास्ट में लगे कि नहीं मैं और कर सकता हूँ, भले नहीं आया हुआ है फिर भी मैं कर सकता हूँ, तो करो, बट फिलहाल के लिए तुम, ठीक है। तो इसके साथ हमारा फॉरेंसिक ऑडिट समाप्त होता है।